is going on. This is a new low in the politics of India. But I know that neither the Chief Election Commissioner nor any other institution will do anything about it. Because time and again, our Prime Minister violates the Model Code of Conduct, makes political speeches while as Prime Minister when the election is going on. What can I say to my Prime Minister? Why have you reduced the office of the Prime Minister in this fashion? No Prime Minister in the past has done it. Don't destroy the office. You can win an election, but you shouldn't destroy the institution. That's a request by me to the Prime Minister of India. He cursed the Congress party throughout the speech. He's entitled to do that in a political rally. Whether he should do that in his capacity as Prime Minister of India or not is another question. सबसे पहले तो मैंने जब प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, मुझे ऐसा लगा कि इतनी गिरावट हिंदुस्तान की राजनीति में आज तक नहीं हुई जिसने मैंने आज देखी। प्रधानमंत्री जी प्राइम मिनिस्टर के नाते एक लगता था कि कई इलेक्शन रैली में अपना भाषण दे रहे हैं, और उनको भी मालूम है कि अभी इलेक्शन जारी है, 2 जगह इलेक्शन होनी है, और इसके बावजूद उन्होंने एक इलेक्शन स्पीच की, और वो भी ऐसी स्पीच जिससे लगा कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ही बोल रहे हैं, हिंदुस्तान के बीजेपी के लीडर नहीं बोल रहे। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसे लोग प्रधानमंत्री के पद में बैठे हुए हैं। मैं उनका आदर तो करता हूं, लेकिन उनके जो भाषण है उसका मैं विरोध करता हूं। मुझे मालूम है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कोई और संस्था इसके बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आज के दिन जो संस्थाएं हैं वो इनके कब्जे में आ चुकी है। अब इन्होंने ऐसी ऐतिहासिक बात कही जिससे मुझे दुख लगा कि मुझे तो मालूम है कि थोड़ा बहुत इतिहास में जानता हूं, शायद प्रधानमंत्री जी ज़्यादा जानते हों, लेकिन उनको याद करा दूं। प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा कि 1996 में पहली बार विमेन्स रिजर्वेशन बिल आया और उसमें 33%। प्रधानमंत्री जी ने 40 साल पहले की बात की, लेकिन उन्होंने ये नहीं मालूम कि पहली बार जो बिल पेश हुआ था 1996 में हुआ था, तो उनको तो इतना इतिहास में नहीं मालूम। उस समय किसने विरोध किया था प्रधानमंत्री जी? आप बताइए मुझे, बड़ा कुछ याद है आपको? उसमें आप लोगों ने विरोध किया था, और क्यों किया था ये भी याद है आपको? इसलिए किया था कि उस बिल में आपने कहा था कि यह कोटा ओबीसीज का शामिल नहीं है। तो पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो आप संशोधन लाए थे उसके बारे में अभी बात करूंगा, इसमें क्या ओबीसी का कोटा आपने दिया था? इसमें क्या ओबीसी का कोटा है? उस समय आप विरोध नहीं करते तो बिल तभी पास हो सकता। दूसरी बात, आपको मालूम था कि इस लोकसभा में आपके कितने लोग हैं बीजेपी के? 240, और सहयोगी दल से मिलाकर 293। तो आपको मालूम था कि बिल लाओगे वो तो पास होगा नहीं, तो आपकी मंशा क्या थी? आपकी मंशा पास करवाने में नहीं थी, कभी भी रही, इतिहास में कभी भी नहीं रही। आपकी मंशा थी ऐसे भाषण से लोगों को ऐसे रास्ते पे चलने की जिससे लोग आपकी असत्य बातों पर विश्वास करने लगे। ये असलियत है। तो पहली बात 1996 में पहली बार बिल पेश हुआ और भाजपा ने अपोज किया, भाजपा ने उसको विरोध किया और इसलिए वो पास नहीं हो पाया। दूसरी बात 298 या 2004 में फिर बिल पेश हुआ, उस समय आप सत्ता में थे, और फिर
जो हमने कहा, मुझे खुद याद है क्योंकि मैं खुद पार्लियामेंट में था 2004 के बाद, मुझे याद है 1998 में भी मैं पार्लियामेंट में था, राज्यसभा में। फिर मुझे याद है हमने उठकर कहा कि आप क्यों इन सहयोगी इन छोटी पार्टियों से डरते हो, हम आपके साथ हैं। भाजपा और हमारी पूर्ण बहुमत थी, बिल पास हो सकता था, इन्होंने पास नहीं किया। इससे कि जो समाजवादी पार्टी थी, आरजेडी थी, वो कोटा चाहती थी, तो उसके प्रति इन्होंने कहा कि चलिए छोड़ देते हैं बिल। उनकी कभी मंशा ही नहीं थी बिल पास करने की। ये 1998-2004 की बात कर रहा हूं। फिर 2008-10 में बिल पास हुआ राज्यसभा में, हम सत्ता में थे, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो गया, इन्होंने विरोध किया। तो जब जब हमने प्रयास किया बिल पास करने का, भाजपा विरोध करती रही, और जब जब ये सत्ता में थे और हम सहयोग दे रहे थे, तब से ये बिल नहीं पास कर रहे। तो झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है, ये तो देश की महिलाओं को पता चल जाएगा। जिस पार्टी को मालूम है कि ये बिल पास ही नहीं होना, तो बिल लाए क्यों भैया? तुम लाए क्यों? और दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 2023 के संशोधन में, संविधान के संशोधन में सर्वसहमति के पास हुआ बिल, और उस सर्वसहमति के पास होने के पश्चात आपने देश को वादा किया कि 2026 के बाद जनगणना होगी, जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगी, और डिलिमिटेशन के बाद विमेन रिजर्वेशन होगा। ये आपका संवैधानिक कर्तव्य था, लेकिन उसके पीछे आप हट गए क्योंकि आपको मालूम है कि आप जनगणना कराना नहीं चाहते, क्योंकि जनगणना से पता चल जाएगा कि ओबीसी की कितनी संख्या है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की कितनी संख्या है, फिर उनको कोटे देने पड़ेंगे, और भाजपा हमेशा इनके खिलाफ रही है। यह असलियत है आपकी। आप नहीं चाहते कि 2026 के बाद जनगणना हो, इसलिए आप इसीलिए बिल लाए। पता था आपको कि हार जाएंगे आप, इसलिए आपने एक भाषण देने की वजह से बिल लाए, ताकि इलेक्शन के दौरान आपको राजनीतिक फायदा हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी, शायद राजनीति में बैठे हुए लोग सच नहीं जानते, लेकिन इस देश की जनता सच जानती है। खासतौर पे इस देश की महिलाएं सच जानती हैं। आपने कहा कि जब जब भी रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म हुआ या कोई भी रिफॉर्म हुआ, हमने इसका विरोध किया। मुझे एक बताइए कि कौन से रिफॉर्म पे हमने विरोध किया? एक का उदाहरण दे दीजिए। रिफॉर्म तो हमने किया। जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने, तो राजनीति में जितना रिफॉर्म उस सरकार ने किया और उसका सरकार ने शुरुआत की, हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ। हर सेक्टर हमने खोल दिया, प्राइवेट हो, टेलीकॉम हो, माइनिंग हो, हर सेक्टर। आज के दिन जो मोबाइल की वजह से हम एक दूसरे से हजारों काम कर सकते हैं, उसकी शुरुआत क्या भाजपा ने की थी? प्रधानमंत्री जी, जरा बता दीजिए देश की जनता को, काहे को ऐसी बातें करते हैं? अब अगर भाजपा की हैसियत से बोलते तो मैं कह भी देता कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप मेरी प्रधानमंत्री हो, मैं ये कह भी नहीं सकता कि आप झूठ बोल रहे हैं, अच्छा भी नहीं लगता। और कौन सा रिफॉर्म आपने किया? 2004 के बाद सारे रिफॉर्म हम लाए। एजुकेशन सेक्टर में आपने विरोध किया, शिक्षा के क्षेत्र में आपने विरोध किया, आपने नहीं चाहा कि रिजर्वेशन हो। जो इंश्योरेंस बिल था बाहर के इन्वेस्टमेंट का, वो आपने विरोध किया। हमेशा जब आप विपक्ष में बैठे, आपने कभी साथ नहीं दिया, और जब जब आपने कोई भी रिफॉर्म मूवमेंट लाई, हमने साथ दिया आपका। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं दो चार और बातें। प्रधानमंत्री जी, आप महिलाओं की बात करते हो,
सेंगर का साथ किसने दिया? मणिपुर में जो अत्याचार महिलाओं का हो रहा था, आप मौन क्यों थे? और आप मालूम क्यों बोले पहली बार? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस समय एक वक्तव्य किया कि इनके बारे में कौन क्यों नहीं बोलता। फिर तुरंत आपने 2 लाइन का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप हाउस में चले गए और आप कहते हो कि आप महिलाओं के पक्ष में हो। कठुआ में क्या हुआ? आपकी पार्टी ने क्या किया कठुआ में? और जो आरोप लगते रहे हैं आपके मंत्रियों के खिलाफ और आपके सहयोगी और आपके बीजेपी के नेताओं के खिलाफ महिलाओं के प्रति, आप कभी बोले? आप कभी बोले? कभी नहीं बोले। बिग सिक्स क्या उसका बिल्किस बानो का जब केस हुआ और आपके लोगों को रिहा किया गया, आप बोले? और फिर आप कहते हो कि आप महिलाओं का आदर करते हो। आपने कितनी महिलाओं को टिकट दी ये बता दीजिए। 12-13% कितनी महिलाओं को आप टिकट देते हैं? और फिर आप हम पे आरोप लगाते हैं। बना दीजिए ना, पद छोड़ दीजिए, बना दीजिए महिला प्रधानमंत्री, तुम्हें अच्छा लगेगा, बना दीजिए। महिला अध्यक्ष बना दीजिए अपनी पार्टी में, हमें अच्छा लगेगा। हमें लगेगा ना कि वाकई में। और एक बयान दीजिए जो भी महिलाओं के खिलाफ, आपकी पार्टी का हो किसी और पार्टी का हो, वो कभी को उसके ऊपर कोई अत्याचार का आरोप लगेगा तो तुरंत उसको पद से हटाया जाएगा और आप नेशनल टेलीविजन में ऐलान करोगे। फिर बनेगी ना बात, फिर हम आपका आदर करेंगे। आपने इतिहास ही बदल दिया। आपने कहा कि हम अंग्रेजों की राजनीति करते हैं। अब भूल गए कि 7 अंग्रेजों का किसने दिया था? किसने दिया था 7? आपकी विचारधारा के लोगों ने। जब क्विट इंडिया मूवमेंट हो रही थी तो आप कहां थे? आपकी विचारधारा के लोग कहां थे? गांधी की हत्या किसने की? गॉडसे के बुत कौन बनाता है? और जो मैं पार्लियामेंट में बोलता हूं कि उठ के खड़े होकर कहो कि गॉडसे टेररिस्ट था, तो आप लोगों की हिम्मत नहीं है कहने की वो टेररिस्ट था, और आप टेररिज्म की बात करते हो। सैक्रिफाइस किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया टेररिज्म से लड़ते लड़ते। राजीव गांधी से शहीद हो गए। आई एम सॉरी, राजीव गांधी शहीद हो गए। इज दिस आप टेररिज्म से लड़ सकते हो? आपकी तो हिम्मत नहीं है। ट्रंप आकर कहता है कि समझौता हमने करा, सीज फायर हमने करा, तो आप चुप हो। वहां अत्याचार हो रहा है गाजा में, तो आप चुप हो। 2 स्टेट थियोरी जो इतिहास में हम स्वीकार करते हैं, उस पे आप चुप हो। जो 72,000 लोग मारे गए, उस पे आप चुप हो। ईरान पे जो बच्चियों की हत्या हुई, महिलाएं थी, आप बोले? उन बच्चियों के बारे में कुछ आपने कहा? कुछ हमले के बारे में आपने कुछ कहा? इतिहास को तोड़ मड़ोड़ के सच के आधार पे देश को गुमराह करना प्रधानमंत्री जी का काम नहीं है। ये एक क्या बोलते हैं ना कि सड़क के कोने पे भाषण देना ठीक है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री होते हुए ऐसा भाषण देना ठीक नहीं है। आप प्रधानमंत्री जी हो तो हम आपकी पूरी आदत करते हैं क्योंकि आप उस पद पे बैठे हुए हो, लेकिन एक बात आप याद रखना,
अभी तो आपकी 240 सीट आई थी ना, 224 में 229 का इंतजार करो ना। महिलाएं आपको वोट करेंगी, क्योंकि देश की जनता आपकी राजनीति को पहचान चुकी है। झूठ बोलना किसी का हक नहीं है, और ऐसा ना समझो कि अगर इस देश में कोई झूठ बोलेगा तो देश की जनता उसको स्वीकार करेगी। मैं चाहता हूं, और मैं आज भी कहता हूं, और जल्दी से जल्द आप सत्र बुलाइए। और ये बात हमने अभी इस बहस में की, 543 लोग पार्लियामेंट में हैं, सत्र बुलाइए, 33% महिलाओं के लिए आरक्षण कीजिए, और कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्षी दल आपका साथ देंगे। लेकिन आप में हिम्मत नहीं है, आप आरक्षण नहीं चाहते महिलाओं के लिए, आप केवल विवादित भाषण देके आरोप लगाना चाहते हो। आरक्षण वही देगा महिलाओं को जिसके दिल में महिलाओं के प्रति सम्मान होगा, रिस्पेक्ट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। I want to tell you, it is most unfortunate that the Prime Minister talks about the fact that the Congress Party has always opposed reforms. In fact, if history has demonstrated, it is the Congress Party that always brought in reforms. And I think that the Prime Minister knows enough of history to know that in 1993, when we came to power, who opened up the economy? It was Dr. Manmohan Singh who opened up the economy. Whether it was the telecom sector or the insurance sector or private investment or FDIs, all this was opened up by us. All the reform movements that have started, including digital reforms, by us, telecom sector by us. And then 1998 to 2004, all the reforms that were brought in by Vajpayee were supported by us. And in fact, when you opposed the insurance bill, when we brought it, you brought it yourself after you came to power, after Vajpayee came to power. And you are saying that, look, we have in fact, the country has not moved forward because of the Congress Party. But since 1998, who has been in power? We have only been in power for 10 years in between. From 1998, we are in 2026. That for 18 years, we have been in power only for 10 years. For 16 years, you have been in power. So what have you done for this country? What reforms have you done for this country? You're blaming us for bringing this country, not allowing this country to move forward like your neighbors. It's because of you and your government and your policies that this nation has not moved ahead, because your policy is based on dividing this country through hatred, by attacking communities. Not through reform at all. Had you invested in education, had you invested in the health sector, have you improved the quality of education, had you not opposed our education bills, we would have been a different trajectory altogether. This nation would have moved forward. Had you invested in defense, you would have been able to match the Chinese. But you've done nothing, because your only policy is कि भाई ये लाओ, वो लाओ, ये कानून लाओ, एक समुदाय के खिलाफ कानून लाओ. ये तो आपका काम है. This is what you do. This is what you have done for the last 11, 12 years. And about respect for women, you're talking about respect. What happened when Bilkis Bano? Did you make a statement when they were released for heinous murder? Did you make a statement for years when Manipur was burning and the women in Manipur were being targeted? And in what manner they were shown on the social media? Did you say anything? Why were you quiet? Is this your respect for women? What happened in Kathua? Did you make a statement? What happened? What happened with Sengar? Have you said anything? He continues. In fact, those within the system of your thinking, of the BJP, who do such things against women, instead of
taking action against them, you support them. And you talk about the Congress party. And you talk about terrorism. Who gave their lives for this country? Indira Gandhi, Rajiv Gandhi. They were martyred to fight terrorism. And what did you do? Trump is telling you to cease fire when we could have gone into Pakistan in Operation Sindoor. Why did you keep quiet? You should have moved forward. Why does Trump have to tell us that I organized the ceasefire not once, twice, thrice, 30, 40 times? And your government doesn't have the courage to say, no, this is not right. Trump decides the tariffs that are to be imposed on India and you keep quiet. You've forgotten history. And you accuse us for following the policies of the British. All your laws, in fact, are much worse than the laws that were operational when the British were here. Much worse. Did the British do what you do under the PMLA? Did the British do what you have done? Where the state properties of this country, which are concentrated in the hands of one or two people. Did the British do that? And as far as our defense services are concerned, the number of squadrons required for our defense services are 42. You have only 26. You don't have a 5th generation fighter aircraft. The Rafale is a 4.5 generation fighter aircraft. You don't have enough air power. You don't have enough resources for the oil. 88.6% of oil is being imported into this country. And what are the reserves you have? Only for 7, 8, 10 days or 2 weeks. While other countries have reserves for several months, Japan, China included. When girls were killed in Iran and the school was bombed, did you say anything? And you talk about women. In the 1942 Quit India movement, who did you support? You supported the British. You were never part of the national movement. Millions of people gave up their lives for the freedoms that we won. And you are destroying those freedoms today. And today you are talking about the Congress party. Have you really read the itihas of the Congress party, the history of the Congress party? Or is it that somebody writes your speeches and you speak them over? It's time to start reading history books, which you tell what the Congress did and what sacrifices they did, and how we brought about the Green Revolution. You are the ones who opposed the Kisan movement. You are the one who opposed. And you talk about one pension. One rank, one pension. Where is the one rank, one pension? Even the army personnel say that's not correct. What are you talking about? What reforms have you done? Reforms that you proclaim, you forget about them because you proclaim a program and then you forget about it after a year. What is it that you have reformed in this country? The only thing you are trying to reform is the mindset of people in this country to develop hatred for one another. That's the reform, which you have succeeded in, which is why you've been winning elections. But in 2024, you got only 240 seats, despite all your propaganda. I'm glad I'm not holding an office and giving a speech. I'm just speaking as a member of parliament. All your propaganda. And you think that the women are going to punish us? Women know in this country that we are the ones who brought in the Women's Reservation Bill. First in 1996 by the then government, which was supported by the Congress party. And you opposed it. You opposed it on the ground that there is no sub-quota for OBCs. And in this bill that you have brought just now, in 2026, where is the quota for the OBCs? And when you were in power and you brought the bill, we stood up. And I remember, I was a member of the Rajya Sabha. I remember saying, my party was saying at that point in time, please pass it because we both have the majority. You did not pass it. Why? Because you never wanted to pass it.
And in 2023, when we had the constitutional 108th Amendment, in that 108th Amendment, what happened? You said that after 2026, there'll be a census, after that delimitation, and then the reservation bill. That's in 2023, passed unanimously, with no dissent. Why have you moved back from that? Because you knew that you can't do that. You knew that when census happens, the population of OBCs, the population of STs, the population of SCs, right? And you will have to lose your space there, political space. So you don't want that. You never wanted the census. And you know, because you have only 240, you knew that you don't even have majority in this parliament. You knew that if you brought the bill, it would fail. You knew it. Then why did you bring the bill? Why didn't you wait for 2026 and that did the census? Because you knew you don't want to do that. And here you wanted an opportunity, knowing that you would lose, to give a bhashan today as you have done. And in that bhashan, while an election is on in two states, you want to tell the Mahilas of this country, don't vote for the TMC and don't vote for TMK. This is your objective. The women of this country are not so stupid, my dear Prime Minister. The people of this country are not so stupid. And I can tell you this, you got 240 last time, you will be below 150 next time. Thank you very much.